हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, इस सेशन का इस सीरीज का ये चौथा क्लास होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुक को हमने कंप्लीट कराने की सीरीज हमने जारी रखी है। तो इसी सिलसिले में ये चौथी क्लास है और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है, जिनको उनको मतलब डर लगता है प्रैक्टिस से, उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका मिले और उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए मतलब अंदर से जुनून जागे। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कुछ होगा नहीं मेरे भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस सिलेक्शन बहुत ही दूर तक समझ लीजिए है आपसे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज का माध्यम अपनाइए। देखिए कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, बस रटते चले जाते हैं। तो उस रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से आगे पढ़ेंगे पीछे भूल जाएंगे। वो वो चीज़ें परफेक्ट नहीं है। अपने पढ़ने का अप्रोच बदलिए, उसके बाद देखिए सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पिछले पिछले क्लास में 35 तक हुआ था। यहाँ से हम 36 से शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चन को लेकर के। क्योंकि जो सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस दोस्त होंगे, वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे भाई। क्योंकि पढ़ना कंपटीशन आजकल देख ही रहे हैं, सब एक ही भेड़िए की चाल पे चल रहे हैं। तो उस चाल से चलने से सिलेक्शन नहीं होगा, हमें कुछ अलग से करना होगा। वो चीज़ है प्रैक्टिस। आप कोई भी चीज़ आप किसी का चीज़ भी एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। 36 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वो उनका नाम हमें बताना है। और इसमें हर एग्जाम आपको टच में मिलेगा, मतलब कि हर एग्जाम के पीवाईक्यू इसमें शामिल है। आपने कभी अगर खोल के देखा नहीं हो तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर वहां से नहीं देखना चाहते तो वीडियो के माध्यम से आप प्लीज प्रैक्टिस करना दोस्तों, ये बहुत काम आएगा। एक बार मेरी बातों पर यकीन करके देखिए। तो आइए देखते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग पहले जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर हम आंसर बताएंगे। और जो भी चीज़ें जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें नोट करना, प्लीज़ उन्हें नोट करना। और उसी टॉपिक को जाकर के रिवाइज करना अपने नोट्स या बुक से। देखिए जब ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वो चीज़ जब रिपीट होने लगेंगी तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी ना के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी जी और रखालदास बनर्जी थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 कह रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इनका आंसर बताना है 37 का। तो 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल जी थे। ठीक है, आरएस और आरडीएस 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। जो न्यूमिस्मेटिक्स है दोस्तों, वो क्या है। आप लोग 38 नंबर का जवाब देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये है सिक्का व धातु का अध्ययन, आरआरबी 2004 में। अब मैं कह रहा हूँ यकीन के साथ दोस्तों कि आप अगर इस बुक को 3 से 4 बार अगर इसको पढ़ लेते हैं, तो मेरा यकीन मानिए या ना मानिए, बट आपका जो प्रैक्टिस है ना, वो डर खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे, यानी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा। जब होता है ना कि जब कॉन्फिडेंस आता है यार, तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, आइए 39 पे चलते हैं। कह रहा है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई कोई का महत्व इसलिए है कि, किस लिए महत्व दोस्तों आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है। ये भी बीपीएससी 1994 में और नेट जेआरएफ 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। भाई साहब एक एक क्वेश्चन वहाँ 3-3 4-4 एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जो अशोक का शिलालेख था उनमें पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिंसेप। कौन, जेम्स प्रिंसेप। आप इसको देख सकते हैं ना, किसमें किसमें पूछा भाई साहब, सीजीपीसीएस और इसमें क्या है, बीपीएससी में पूछा है, फिर एसएससी में पूछा है। मुझे आपको ज्यादा दिलासे देने की जरूरत नहीं है। आप खुद एग्जाम्पल देख सकते हैं सामने कि कहाँ कहाँ से किस किस एग्जाम से लेवल से क्वेश्चन इसमें आया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और आप में से मैं कह रहा हूँ 100% में से केवल 5% बच्चे होंगे जो इसको पढ़े होंगे। बाकी 95% जो होता है वो सबके पास होता है, मगर 5% को लोग इसको पढ़ते हैं। बस यही गलती होती है, हम प्रैक्टिस नहीं करते। बस हमें है ही पढ़ना, उधर से पढ़ना, फलाने पीडीएफ दे दिया, फलाना ढिमका। ऐसे पढ़ते पढ़ते रिवाइज भी नहीं होता, कंठस्थ भी नहीं कर पाते, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाता। और एग्जाम में जाते हैं बस मुंह लटका के चले आते हैं। फिर हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसीलिए मैं अपने दम पर ये सीरीज चला रहा हूँ और मेरी टीम है वो भी साथ में है। बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करवाएं। चाहे ये लूसेंट की बुक हो और भी जो
बुक हो, सबके माध्यम से आपको केवल प्रैक्टिस के लिए ये चैनल ही बना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप लेखपाल है, लेखपाल में वन लाइनर पूछता है, ये तो आपको सबको पता है। हाई कोर्ट आ रहा है भाई, जितना वन लाइनर इसके लिए पढ़ लोगे उतना ही काफी रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो 41 का जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृति और ब्राह्मी लिपि में है। दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जो हमारे पास इतना मोड कंथस्ट ये एमसीक्यू इसको हम नहीं देखते हैं, बस यही क्वेश्चन में अभी किसी टेस्ट में आ गया था, हाँ बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत ये था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ईजी था, हम लोग न जाने क्या क्या मिथ बनाने लगते हैं। मगर जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, ये जाहिर सी बात है, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, अभी इसी के चक्कर में आप दूसरी नया कोई प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जो कि सब क्वेश्चन इसी से रूबरू रहेगा, या टॉपिक यही है तो क्वेश्चन तो वही रहेगा ना, तो पूछने का तरीका अलग वो इसमें है, क्योंकि इसमें कम से कम सभी एग्जाम को शामिल किया गया है, तो सबके अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें कई ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो टॉपिक एक ही रहेगा और क्वेश्चन कम से कम 10 तरीके से पूछने का तरीका इसमें बताया गया है, क्योंकि ऐसा ऐसा तरीका तभी पता चलता है जब अलग अलग एग्जाम का पीवाईक्यू जिसमें शामिल होगा, उसमें आपको सिंपल तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? 42 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर ए पूना यानी कांधार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के मानसेरा यानी पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी, ये भी पाकिस्तान में है, से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग बताइए इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भी खगोश लिपि का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 44 कह रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? ये आपको सबको पता है, यूपीएससी 1997 में पूछा गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तो सबको पता होना चाहिए, खगोश लिपि। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है कि हेरियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है? यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। 45 का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल केवल किसको? वासुदेव से। ठीक है, अगला कह रहा है कि 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? आप लोग गेस करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथी गुफा। ठीक है, हाथी गुफा या हाथी गुफा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 47 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक छत्रपत और रुद्र दमन। ठीक है, रुद्र दमन द्वारा। आइए 48 पे चलते हैं दोस्तों। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना था वो किसके अभिलेख में मिलता है? तो यूपीपीसीएस 1997 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुद्र दमन के। ठीक है, रुद्र दमन के अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का शिलालेख किया गया है? यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? 49 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाक्षत्रपक और रुद्र दमन का जूना अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पे चलते हैं, 50वें नंबर पे। 50वां नंबर कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके और किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो आइए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा दोस्तों। यूपीपीसीएस 2002, बीपीएससी 2000, आई थिंक 2002 या 2001 में, देखिए दो एग्जाम में पूछा है, एक ही क्वेश्चन को दो एग्जाम में पूछा है, तो हमें इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयाग। ठीक है, 51 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेर किस शासक का दरबारी कवि था? तो आइए देखते हैं भाई किस शासन का दरबारी कवि था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी था। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी था। 55 कह रहा है कि मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित जो लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? जो लौह स्तंभ का निर्माण हुआ दोस्तों वो किस सदी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो सॉरी सी हो जाएगा, एनडीए 1992 या 91 में पूछा गया है, जैसा कि आपके सामने आप देख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ सदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। 53 कह रहा है कि दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये है चंद्र के संरक्षण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? जो सती प्रथा का पहला
पुरातात्विक उल्लेख है दोस्तों वो कहाँ मिलता है, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एरर अभिलेख में। ठीक है, कहाँ दोस्तों, एरर अभिलेख। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम इस तरीके से मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोग सपोर्ट दीजिए, मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि पूरे यूट्यूब पे एक इकलौता चैनल होगा जिसमें प्रैक्टिस पे नंबर 1 पे होगा दोस्तों। ये चैनल केवल प्रैक्टिस के लिए ही बनाया गया है। आप लोग बहुत पढ़ते हैं, मुझे रिजल्ट की जरूरत है भाई, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से पूछा हूँ, अभी एएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें उन्होंने, वो भी मेरे दोस्त थे, वो भी मतलब ऐसे पढ़ते थे, थ्योरी पढ़ते थे, फिर मतलब ऐसे पढ़ते थे और उधर पढ़ते थे, इधर भूलते चले जाते थे, तो रिकॉल नहीं हो पाता था, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन रहता था। उन्होंने अपने अप्रोच को इस ऐसा चेंज कर दिया कि उन्होंने एएसआई में उनका एक एक पोस्ट उनके लिए सुनिश्चित हो सका। वो अप्रोच क्या था दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि थ्योरी ना पढ़ करके उन्होंने टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करने का वो साधन अपनाया, जिससे कि उनको सफलता मिली और उस तरीके से रिकॉल बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होते हैं दोबारा वो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ना के बराबर हो जाते हैं। तो 45 का जवाब 54 का जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 55 का। एरर अभिलेख का संबंध किस शासक से है, जो एरर अभिलेख है दोस्तों वो किस शासन से है, तो आइए देखते हैं किस शासन से है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भानुगुप्त, भानुगुप्त के। ठीक है, भानुगुप्त के अभिलेख से मिलता है या उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए 56 पे चलते हैं। कह रहा है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता कीर्ति, सॉरी रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस शासक का दरबारी कवि था, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कहाँ से जानकारी मिलती है, जरा हम इसको पता करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है, तो यूपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है जो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एहोल के उत्करण उत्कीर्ण अभिलेख से या अभिलेख में। आगे चलते हैं। 59 कह रहा है कि अभिलेखों में ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, राजा राज प्रथम ने। ठीक है, अगला कह रहा है कि 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो आप लोग 60 का जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर मेरू। उत्तर मेरू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 61 कह रहा है कि भारत के सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 62 कह रहा है कि भारत भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, जो भारत में प्राचीनतम मुद्रा है वो माना जाता है, किसको माना जाता है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं किसको माना जाता है। आई होप ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहत सिक्के का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, जो स्वर्ण मुद्रा था दोस्तों वो किसने चलाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुषाण ने चलाया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडो बैक्ट्रियन। ये तो ये सिक्के चलाए थे, अगर उसमें बात आ गई शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे तब जाके कुषाण आएगा। ठीक है, और एसएससी 2001 और 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए 64 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए थे, देखिए वही क्वेश्चन इसमें आ गया जो अपने जो मैं ऊपर बताया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कुषाणों ने चलाया था। 65 कह रहा है सातवाहनों के संबंध में, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीशा के, पहले शीशा के बने होते थे। 65 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाणों ने, जैसा कि आप ऊपर क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में यही मैंने आपसे बोला है कि कम से कम 30 से 35 यानी 40 तक हम क्वेश्चन डेली डेली हम सॉल्व करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। डेली प्रैक्टिस से करना क्या होता है कि आप चीज़ों को पहचानना समझ जाएंगे और एग्जाम के पैटर्न को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन में और अलग अलग से इसमें पूछे गए हैं।
सभी एग्जाम के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो आप जो अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रोच पता चल जाएगा और आप क्या पढ़े हैं उसमें से क्या आ रहा है आपको क्वेश्चन करने के बाद खुद ही पता चल जा रहा होगा कि हमें कितने पानी में है, हम हमें क्या करने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं दोस्तों प्रैक्टिस तो बहुत कम लगते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। पढ़ने के लिए तो सब पढ़ते हैं, क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो पाता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्जाम हॉल में जाने के बाद हमारी बुद्धि गुल हो जाती है। गुल होने का मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। चार ऑप्शन तो रहेंगे मगर आपको मजाल नहीं कि आप उसको टच करके क्लीन आप ऑप्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब कब आती है जब आपने प्रैक्टिस कर रखा है। तो इसलिए मैं इस बुक पे इतना तरीके से निचोड़ दूंगा, आप यकीन मानिए एक बार इसको अच्छे तरीके से अध्ययन करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से। देखिए आपके हाथों से क्वेश्चन ऐसे निकलेगा, यूं निकलेगा भाई साहब। बस एक बार प्रैक्टिस का जो आदत है उसको अपनाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। और सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। पहला था जो हिस्ट्री का परिचय था उसमें 2 क्लास हो गई थी। अब ये इतिहास का स्रोत चल रहा है जिसमें का पहला क्लास हो चुका है, ये दूसरा क्लास है, कुल मिलाकर चौथा क्लास है। तो फिर से अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।